Good morning, students. As you all know that today we are having a lot of problem due to coronavirus pandemic. The schools have suspended their classes. Not even in single school the classes are going on. So it is a difficult time. It is a tough time for the teachers as well as for the students because they have to complete the syllabus within time. So the only thing is that we can conduct the online classes. Now many teachers have uploaded their videos on different topics. So I have also uploaded my few videos on YouTube and you can see. One more thing, these videos are not for any monetary benefit. किसी भी आर्थिक लाभ के लिए इन वीडियोस को अपलोड नहीं किया गया है. इन्हें अपलोड करने के पीछे मात्र एक उद्देश्य है कि आपका किसी तरीके से नुकसान ना हो. आप समय से अपने सिलेबस को पूरा कर सकें ताकि स्कूल जब वापस आते हैं, जब भी मई में जून में जब भी आप स्कूल वापस आते हैं तो आप आसानी से आपका सिलेबस समय से पूरा किया जा सके. इसीलिए सभी टीचर्स ने अपने अपने वीडियोस अपलोड किए हैं और मैंने भी अपना हिस्ट्री से के बहुत सारे टॉपिक से अपने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए हैं. साथ में इसका लिंक भी दिया हुआ है, आप इस वीडियो को चाहें तो देख सकते हैं. इसको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर देंगे. आज का हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया. हम आते हैं अपने टॉपिक पे. नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद. भारत में राष्ट्रवाद, जब हम राष्ट्रवाद की बात कहते हैं, जहां पे ये शब्द इज्म लग जाता है, ISM इज्म, जहां पे इज्म लग जाता है वहां पर लगाव या जुड़ाव की बात आ जाती है. यहां भी किससे लगाव की हम बात करें? इंडिया. नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया से लगाव या जुड़ाव की बात हम कर रहे हैं, यानी कि किस के प्रति हमारा जुड़ाव है. इस चैप्टर में हमारा जो सबसे पहले दिया हुआ है वो आपका क्या दिया हुआ है कि ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि भारतीय अंग्रेजों से असंतुष्ट हो गए. ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिससे कि भारतीय अंग्रेजों से असंतुष्ट हो गए. हम आते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे. नाउ यू कैन सी दिस सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडियंस ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. वर्ल्ड वॉर 1 कब हुई थी? आप सभी को पता है, 1914 में. तो 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई थी. उस समय भारतीय अंग्रेजों से असंतुष्ट हो गए थे. बहुत सारे कारण उसमें थे, तो हम यहाँ पर कुछ कारणों को लेके चलते हैं. यहाँ पे आपको दिया हुआ है एपिडेमिक, प्राइस हाइक, फोर्स टू ज्वाइन आर्मी और बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए गए थे, क्रॉप फेल हो गई थी. लेकिन इसमें हम एक एक करके पॉइंट्स को लेते हैं. एपिडेमिक मतलब महामारी. आजकल ये जो ऑनलाइन क्लास लेने की आवश्यकता हमें पड़ गई, ये भी एक पेंडेमिक है. एपिडेमिक एंड पेंडेमिक. पेंडेमिक और एपिडेमिक में थोड़ा सा अंतर है. क्या अंतर है? एपिडेमिक एक सीमित क्षेत्र को प्रभावित करती है, जबकि पेंडेमिक एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है. ग्लोबल इफेक्ट रहता है पेंडेमिक का. तो पेंडेमिक में क्या होता है? इसका ग्लोबली इफेक्ट हो रहा है. कोरोना वायरस इज अ पेंडेमिक बिकॉज नॉट ओनली सिंगल कंट्री, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे आर इफेक्टेड. दैट इज व्हाई वी कॉल इट पेंडेमिक. नाउ वी कम बैक टू द टॉपिक. नाउ एपिडेमिक. एपिडेमिक में आपका क्या था? उस समय महामारी फैली हुई थी. महामारी प्राय उस समय कौन सी होती? हैजा, कालरा, चेचक, प्लेग, ऐसी महामारियां उस समय फैलती थी. तो ऐसी महामारियों के समय आवश्यकता होती है कि हमें महामारियों का निदान किया जाए, कुछ आवश्यकता, कुछ सहायता दी जाए, कुछ समाधान किया जाए. जहां हमें समस्याएं होती है तो हम अपेक्षा करते हैं उसके समाधान की. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था? भारतीय इन समस्याओं से जूझ रहे थे. अंग्रेजी सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया नहीं जा रहा था. नो सिंपैथेटिक एटीट्यूड वाज शोन बाय द ब्रिटिशर्स टुवर्ड्स इंडियंस. तो जिसकी वजह से इंडियंस अंग्रेजों से असंतुष्ट हो गए थे. ये तो आपका एक कारण हो गया कि महामारी के समय, एपिडेमिक के समय, Indians were not getting any support from Britishers and this raised to the dissatisfaction among the Indians. Now we come to the second point, that is price hike. Price hike का मतलब क्या था आपका? कीमतों में वृद्धि हो गई. दूसरा पॉइंट क्या था? कीमतों में वृद्धि. क्यों वृद्धि हो गई? जब भी किसी भी प्रकार का युद्ध होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे आप, युद्ध के 2 अवश्यंभावी परिणाम होते हैं. अवश्यंभावी परिणाम क्या होते हैं? जिन्हें हम हटा नहीं सकते, जिन्हें नकारा नहीं जा सकता, वो हमारे क्या? युद्ध के अवश्यंभावी परिणाम. तो अवश्यंभावी परिणाम क्या होते हैं? अनअवॉइडेबल, उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते. तो युद्ध के 2 अवश्यंभावी परिणाम आपके क्या होंगे? एक तो आपका लॉस ऑफ लाइफ, दूसरा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी.
तो लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, दीज आर द टू रिजल्ट्स ऑफ वॉर। तो वॉर के दो रिजल्ट, धन और जन की हानि। तो धन और जन की हानि जब हो रही थी, उसके बाद भी सरकार ने भारतीयों को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी। उल्टा उन्हें क्या करना चाहिए, कीमतों को नीचे लाना चाहिए। उन्होंने इसके ठीक विपरीत किया, कीमतों को ऊपर कर दिया। क्यों करा? अपनी कमी को पूरा करने के लिए, अपने आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने चीजों की जो कीमतें थी उसमें बहुत अधिक बढ़ोतरी कर दी। तो एक कारण आपने करा महामारी, दूसरा कारण आपने करा इसमें प्राइस हाइक, यानी कि महंगाई बढ़ गई थी, कीमतों में वृद्धि कर दी थी। हम आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। इसका तीसरा क्या कारण था? फोर्स टू ज्वाइन आर्मी। भारतीयों को सेना में जबरन भर्ती किया जा रहा था। सेना में जबरन भर्ती, ये आपका तीसरा रीजन था जिसकी वजह से भारतीय डिससेटिस्फाइड हो गए थे, असंतुष्ट हो गए थे। एक चीज होती अपने मन से काम करना। यदि हम कोई काम अपने मन से करते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम बेहतर आएगा। भाई आपका पढ़ने का मन है, हम पढ़ा रहे हैं, आप बेहतर सीखेंगे। आपका पढ़ने का मन नहीं है, हम जबरदस्ती आपको बांध के पढ़ा रहे हैं, तो उसका परिणाम नहीं आएगा। यू कैन, एक कहावत भी ये कहते हैं ना, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम टू ड्रिंक। आप घोड़े को खींच के पानी तक ला सकते हैं पर उसे पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। वही स्थिति यहां पर थी कि अंग्रेजों ने भारतीयों को सेना में जबरदस्ती भर्ती करना शुरू कर दिया था। तो जब जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा था, वो जाना नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती भेजा जा रहा था, तो उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें सेना में भेजा जा रहा था, जिसकी वजह से वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। बहुत सारे परिवार के लोग ऐसे हैं जो कि सेना में जाना नहीं चाहते हैं। तो एक आपका ये भी कारण हो गया, सेना में जबरन भर्ती किया जाना। महामारी, कीमतों में वृद्धि, सेना में जबरन भर्ती। अब हम आते हैं चौथा कारण जिसकी वजह से भारतीय अंग्रेजों से असंतुष्ट हो गए थे। चौथा कारण था बहुत सारे टैक्सेस। वेरियस टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन इंडियंस। भारतीयों के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस को, करों को लगा दिया गया था। उस समय क्या था, एक तो पहले से ही समस्याएं बहुत सारी, युद्ध की वजह से बहुत नुकसान हो चुका था, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, उन्हें जबरदस्ती सेना में भेजा जा रहा है। उसके साथ साथ क्या हो रहा था कि बहुत सारे टैक्सेस भी उनके ऊपर लगा दिए गए थे। सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया था। सीमा शुल्क क्या होता है? जब सामान एक जगह से दूसरी जगह आता है, आप देखते हैं सेस ड्यूटीज लगा दी जाती हैं। भाई हमारे देश से दूसरे देश में जा रहा है, दूसरे देश से यहाँ आ रहा है, तो सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया था। ब्रिटिशर्स का जब गुड्स यहाँ आता था, आपको पता है कि अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया ही इसलिए था। क्यों बनाया था? इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। कॉलोनी बनने का पर्पज क्या होता है? टू एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेज। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? यहाँ से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ के संसाधनों को ले जाना चाहते थे। दे वर टेकिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। नाउ व्हाट दे वर डूइंग, दे वर मैन्युफैक्चरिंग एंड दे वर सेंडिंग द गुड्स बैक टू द इंडियन मार्केट्स। दे वर डंपिंग इन इंडियन मार्केट्स। अब उनकी जो चीजें होती थी वो यहाँ भारत में आ रही थी। अब वो क्या करने लगे थे, इन्होंने भारत से जाने वाला सामान जो बाहर जाता था उस पर शुल्कों को बढ़ा दिया। अपना सामान तो वो सस्ते में ला रहे हैं, लेकिन जो भारतीय उत्पाद जब बाहर जा रहा है और उसके ऊपर हम टैक्सेस बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो कीमत होगी वो ज्यादा हो जाएगी। साथ साथ उन्होंने क्या किया, आयकर भी लगा दिया। एक नया इन्होंने शुरू किया, आयकर लगा दिया, सीमा कर बढ़ा दिया गया। इस तरीके से जो कर लगाए जा रहे थे, इससे भी भारतीय जनता की जो रीढ़ थी वो कह सकते टूट गई या उनके ऊपर बहुत अधिक बोझ पड़ने लगा। ठीक, अब आते हैं, क्लियर है आपको? अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से भारतीय असंतुष्ट हो गए थे। नेक्स्ट इसमें कारण आपका फेल्योर ऑफ क्रॉप, यानी कि फसलों का खराब हो जाना या नष्ट हो जाना, उत्पादन में कमी आ गई थी। फेल्योर ऑफ क्रॉप फेल हो गई थी, यानी कि जो आपकी फसल थी वो खराब हो गई थी। फसल खराब क्यों हो जाती है भाई? फसल खराब होने के पीछे क्या कारण होते हैं? अतिवृष्टि, अनावृष्टि। या तो बहुत अधिक बारिश हो रही हो तो फसल खराब हो जाएगी, बेमौसम बरसात हो जाए तो फसल खराब हो जाएगी, या बहुत अधिक सूखा पड़ जाता है। भाई हमारी जो भारतीय कृषि व्यवस्था है पूरी तरीके से किस पर निर्भर है? मौसम पर बहुत हद तक हम अभी भी निर्भर है, आज के दिन में भी निर्भर है। उस समय क्या समस्या आई? फसल खराब हो गई। अब जब फसल खराब हो गई तो भारतीय कृषक ऋण देने की स्थिति में नहीं था। इंडियन फार्मर्स वर नॉट एबल टू पे द टैक्सेस, लेकिन फिर भी टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन देम, दे हैड टू पे द टैक्सेस। अब हमारे पास तो खाने के लिए अनाज नहीं है,
जब हमारे पास खुद खाने को नहीं है, हम कर कहां से देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, भारतीय अंग्रेजों से एक के बाद एक जो रीजंस थे वो पाइल अप होते चले गए, ढेर होते चले गए, जिसकी वजह से भारतीय अंग्रेजों से रुष्ट हो गए, असंतुष्ट हो गए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 में शुरू हुई थी, उस समय ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से भारतीयों ने अंग्रेजों में अपना विश्वास पूरी तरीके से खो दिया। एक बार हम फटाफट एक बार पॉइंट्स देखते, क्या पॉइंट था। पहला आपका पॉइंट क्या था, महामारी, जिसकी वजह से भारतीय परेशान थे पर अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरा आपने क्या कहा था, कीमतों में वृद्धि होना, जिसकी वजह से भारतीयों को बहुत समस्याओं से जूझना पड़ा। तीसरा आपने कहा सेना में जबरन भर्ती, दे वर फोर्स्ड टू जॉइन आर्मी ऑल्दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड बट दे वर फोर्स्ड, तो जिसकी वजह से वो रुष्ट हो गए। फिर चौथा कारण आपने कहा कि वेरियस टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन देम, उनके ऊपर बहुत सारे करों को लगा दिया गया था। फिर नेक्स्ट आपने क्या करा था, फेलियर ऑफ क्रॉप फेल हो गई थी, फसल नहीं हुई थी, उसके बाद भी उन्हें टैक्सेस को देने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसकी वजह से भारतीय पूरी तरीके से अंग्रेजों से असंतुष्ट थे और वो चाहते थे कुछ ऐसा, कोई ऐसा लीडर हो, ऐसी स्थितियां बने कि कोई उन्हें लीड करने वाला आए, कोई आगे आए जो कि उनको साथ लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो सके और अपनी खोई हुई जो डिग्निटी है इंडिया की उसको वापस प्राप्त कर सके। अब हम आते हैं नेक्स्ट, उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या क्या प्रभाव थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव था उसमें ब्रिटिश आर्मी को बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करना पड़ा, नहीं चाहते हुए भी, वो नहीं इंटरेस्टेड थे, फिर भी उनको ज्वाइन करना पड़ा। सरकार ने बहुत सारे वायदे किए थे कि इस युद्ध के पश्चात उन्हें बहुत सारे लाभ दिए जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी परिवर्तन वॉर के पश्चात नहीं हुआ था। फिर नेक्स्ट इसमें आगे हम देखते हैं क्या होता है। इंडियन जब वॉर चल रही थी तो उस समय बहुत अधिक नुकसान हुआ था, बहुत सारे भारतीय जो सिपाही थे वो मारे भी गए थे। अब नेक्स्ट उसमें हमारा दे रखा है महात्मा गांधी की भूमिका। महात्मा गांधी का क्या रोल रहा, इसको हम पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे कि इसमें महात्मा गांधी का क्या भूमिका रही थी। कि महात्मा गांधी जब आते हैं यहाँ पे भारत में, तब उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका अपनी निभाई। महात्मा गांधी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं आपको। और वैसे तो आप जब से आपने पढ़ाई शुरू की हुई, मेरे ख्याल से क्लास 1 और 2 से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन 1869 on 2 October in Gujarat. So all these things you have done. There's nothing new. 2 अक्टूबर को 1869 में गुजरात में हुए थे और एक इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। साथ में आपने ये भी करा है कि ये कहाँ गए थे, इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई करी थी। वकालत की पढ़ाई करने के बाद ब्रिटेन में इन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी और ब्रिटेन में पढ़ाई करने के बाद यहां से जब हम देखते हैं पढ़ाई करने के बाद ये वापस आते हैं, फिर एक ये यहां से एक मुस्लिम फर्म के बिहाफ पर साउथ अफ्रीका जाते हैं। और साउथ अफ्रीका जाना हम कह सकते हैं वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका में उन्होंने देखा वहां पे पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो थी वो फॉलो की जा रही थी। तो पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो थी उसका क्या मतलब था, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है रेसिस के आधार पर। वहां पर उन्होंने देखा साउथ अफ्रीका में कि किस तरीके से काले और गोरों के बीच में अंतर किया जा रहा था। आज के समय में इस तरीके की पॉलिसी कहीं भी फॉलो नहीं की जा रही है क्योंकि ये मानवाधिकारों के विरुद्ध है। लेकिन उस समय उन्होंने क्या देखा, साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी फॉलो की जा रही थी, जिसे हम अपार्थीड भी कहते हैं। अपार्थीड का मतलब क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक ओरिजिन। तो इस वजह से काले गोरों के आधार पर वहां पे इसको किया जा रहा था। गांधी जी ने वहां पर, उस समय नेल्सन मंडेला थे जो इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, गांधी जी ने उनका पूरा सपोर्ट किया था। उसके पहले जब गांधी जी ब्रिटेन में थे तभी भी गांधी जी के संग कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से गांधी जी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। एक छोटी सी स्टोरी भी है, आपने सुनी होगी। ये मात्र कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। गांधी जी एक बार फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे थे। उस समय भारतीयों को फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करना अलाउड नहीं होता था। तो गांधी जी प्रथम श्रेणी की रेल में यात्रा कर रहे थे। जब टिकट चेक करने वाला आया, आजकल तो आप एसी में जाओ, आप एरोप्लेन से जाओ, कोई मना ही नहीं है, भैया आप अफोर्ड कर सकते हो, आप जाओ। लेकिन उस समय अफोर्ड करने की कैपेसिटी होने के बावजूद भी इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। जब टिकट चेकर आया,
उसने गांधी जी का सामान उठा करके डिब्बे के बाहर फेंक दिया। ये इतनी बड़ी घटना थी कि आप बैठे हो, विद टिकट बैठे हो, आपका सामान उठा करके बाहर फेंक दिया गया। तो ये एक जो घटना थी गांधी जी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट थी। गांधी जी ने उसी समय सोच लिया कि हमें इस सिस्टम को कहीं ना कहीं बदलाव लाने की आवश्यकता है। फिर जब वो साउथ अफ्रीका पहुंचे, साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने क्या देखा कि साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था, सेम प्रॉब्लम वॉज देयर। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी वहां भी फॉलो की जा रही थी। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस हिंदुस्तान चले आते हैं। 1915 गांधी जी केम बैक टू इंडिया। और आप देखेंगे कि 1915 के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। यहां पे जब गांधी जी आए 1915 में आते, उसके पहले भी गांधी जी ने यहाँ पे कुछ काम किया था। ऐसा नहीं था कि 1915 के बाद ही सब कुछ स्टार्ट हुआ। जब गांधी जी पहले यहाँ पर थे 1905 में, 1906 में, हालांकि गांधी जी की उम्र उस समय बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उस समय भी गांधी जी ने एक नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया था। वो क्या था, आपका एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट किया जा चुका था, उसके पहले भी यहाँ पे हो चुका था। गांधी जी के दो मेन सिद्धांत थे। मेन सिद्धांत गांधी जी के क्या क्या थे? एक था इनका सत्य और अहिंसा, मीन्स टू कॉल फॉर ट्रुथ। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना मेन सिद्धांत बनाया। अहिंसा मतलब वो नहीं चाहते थे किसी प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाही की जाए। दूसरा इनका क्या था, इन्होंने स्वदेशी और बायकॉट, दो चीजों पे बहुत अधिक जोर दिया। स्वदेशी का मतलब क्या होता है? स्वदेशी, जो कि अपने देश में निर्मित है। वास्तव में आज देखा जाए तो हमें भी ऐसी चीजों को तरजीह देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जो कि हमारे अपने देश की हैं। आजकल आप क्या देख रहे हैं, कोरोना वायरस जैसी पेंडेमिक जो चल रहा है, जितनी विदेशी कंपनी है, हमें उन्होंने कितना, हमारे देश को कितना सारे फंड्स दिए, क्या दे रहे हैं, लेकिन विदेशी कंपनी कुछ नहीं दे रही हमें। तो गांधी जी का कॉन्सेप्ट क्या था? टू यूज द गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन वंस ओन कंट्री। हमें ऐसे गुड्स का इस्तेमाल करना है जो कि हमारे अपने देश में उत्पादित और निर्मित हो रहे हैं। इससे क्या होगा? गांधी जी की सोच बहुत दूर की थी। अगर हम स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? उससे, स्वदेशी का यूज करने से हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। और दूसरी तरफ क्या होगा? हम बाहर से आने वाली वस्तुओं का क्या करेंगे? बाइकआउट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो जब हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ ट्रेडिंग कंपनी। इट केम फॉर ट्रेडिंग पर्पस ओनली। भाई ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेड करने के लिए यहाँ आई है। ट्रेड को लॉस होगा तो वो भाग जाएगी। उनका पर्पस यही था, ट्रेडिंग कंपनी, अगर नुकसान होगा तो चली जाएगी। भाई अपना लॉस है कि कोई काम नहीं करेगा। तो बहुत दूर की सोच रखते हुए गांधी जी ने कहा कि हमें स्वदेशी एंड बायकॉट, इन दोनों सिद्धांतों पे काम करना है। हमें अपने देश में उत्पादित और निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। विदेशी की जब हम बात करते हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, हमारे दिमाग में सिर्फ आता है कपड़ों की होली जलाई, कपड़ों को लूटा, कपड़ों को कुछ भी नुकसान जो पहुंचा। तो बहुत सारी चीजें विदेशी थी, खाली हम कपड़ों का ही बात नहीं करते हैं, और भी अन्य विदेशी वस्तुओं का भी उस समय बहिष्कार किया गया। इससे क्या होगा? हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज जो होंगी उनकी स्थिति बेहतर होगी, इंडियन इकोनॉमी हमारी बेहतर होगी, और जो कंडीशन थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की वो भी चीजों को ध्यान में रख करके, सत्य और अहिंसा, इन चीजों को ध्यान में रख करके अपने प्रिंसिपल्स को काम करा आगे। अगर फिर नेक्स्ट आते हैं गांधी जी के जो सिद्धांत थे 1906, 1905, 1906 की हम बात करते हैं। थोड़ा इसमें बीच बीच में कुछ और चीजें भी हमें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि गांधी जी के आने के पहले भी बहुत सारे काम यहाँ क्या हुए। 1905 में आपको पता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, बंग भंग हुआ था, और सबसे पहले जो आपका एक मास मूवमेंट स्टार्ट हुआ था हिंदुस्तान में, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद ही हुआ था। 1906 में पहली बार एक जन आंदोलन हुआ था 1906 में, जिसे हम एंटी पार्टीशन मूवमेंट कहते हैं। फिर हम आते हैं 1906 की अगर बात करते हैं, आप देखेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही क्रोनोलॉजी में चलती है। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहें तो बहुत आसान है, मुझे तो बल्कि यूं लगता है सबसे आसान है, क्योंकि अगर हम एंशिएंट की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक सिस्टमैटिक, एक के बाद एक। 1905 में ये हुआ, 1906 में, 7 में, 8 में, 9, वन आफ्टर एंडर द इंसिडेंट्स आर टेकिंग प्लेस, सो इट इज इजी फॉर यू टू रिमेम्बर। जबकि एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, थोड़ा मुश्किल होता है।
और दूसरी चीज क्या, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते तो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात क्या है, आपकी बहुत सारी जीएस भी तैयार हो रही साथ में। ये सब चीजें जो हम बात कर रहे हैं बहुत सारी आपकी जनरल स्टडीज में पूछी जाती हैं। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब किया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब किया गया, अभी तो हम आपको चैप्टर के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है और 25% पेपर आपका कहा जा रहा है कैसा आना है, ऑब्जेक्टिव आना है। 25%, 80 नंबर का मतलब 25%, 20 नंबर का पेपर कैसा होगा आपका, ऑब्जेक्टिव। वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, मैचिंग के फॉर्म में, और या आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म्स में होगा। तो अब हमें जो पढ़ाई करनी पड़ेगी थोड़ी डीप स्टडी करनी पड़ेगी। वो सतही जो हम पढ़ाई करते थे ऊपर ऊपर से करा और गए 8-8 नंबर का प्रश्न लिख के आ रहे, वो हमारे काम नहीं आएगा। तो हमें अभी क्या करना है, अभी हम चैप्टर जो करेंगे उसकी एक एक चीज, एक एक पॉइंट हमें पढ़ना पड़ेगा। 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है और इस लीग के फॉर्मेशन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, क्योंकि मुसलमान अपने लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म चाहते थे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हमें यहाँ इस चैप्टर में गांधी जी की भूमिका के बारे में बात करना है। गांधी जी का जो रोल था, उन्होंने सत्याग्रह के बारे में कहा, टू कॉल फॉर ट्रूथ। गांधी जी ने सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह की बात कही थी, यानी कि टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बाय पीसफुल मेथड। शांति से वो चाहते थे समस्याओं का समाधान किया जाए। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बता रही हूँ यहाँ पे किस तरीके से गांधी जी की वापसी। आपको भी हमने बताया 1915 में गांधी जी की वापसी होती है। कहां से, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस आते हैं। यहाँ पे उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करी। फिर 1916 में सबसे पहले गांधी जी ने जो मूवमेंट यहाँ स्टार्ट किया था, गांधी जी का जो सबसे पहले मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो था चंपारण। ये आपका मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है नेशनल मूवमेंट के सेंटर्स को बताने के लिए। तो चंपारण कहाँ है, बिहार में। ठीक, आपको पता है चीज, चंपारण बिहार में है। तो चंपारण में गांधी जी ने सबसे पहले जाकर के 1916 में चंपारण में अपना सत्याग्रह शुरू किया था। चंपारण की समस्या क्या थी, ठीक, हम बात करते चंपारण की समस्या पे। 1916 में चंपारण गांधी जी को बुलाया जाता है। 1916 में गांधी जी प्रसिद्ध कैसे हो गए थे, क्योंकि 1916 में आपको पता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष था। उस स्थापना वर्ष में गांधी जी को भी बुलाया गया था। हालांकि वहां बड़े गणमान्य व्यक्ति थे, बहुत धनाढ़ व्यक्ति थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए फंडिंग की थी, उन लोगों को बुलाया गया था। गांधी जी कहीं स्टैंड नहीं करते थे, फिर भी गांधी जी को इन्वाइट किया गया था। तो गांधी जी को वहां पे इन्वाइट क्यों किया गया था, क्योंकि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई थी, गांधी जी प्रसिद्ध हो गए थे, गांधी जी को बुलाया गया। सब लोगों ने बोला था। जब गांधी जी के बोलने की बारी आई तो गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने जो कुछ कहा वो सबको झकझोर देने वाली बात थी। गांधी जी ने कहा, मुझे ये देख करके बहुत आश्चर्य हो रहा है कि देश का जो सबसे बड़ा तबका है वो यहाँ पर अनुपस्थित है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और किसान यहाँ की रीढ़ है। यहाँ जो सबसे बड़ा तबका है वहां उन लोगों की अनुपस्थिति देख करके मुझे बेहद दुख हो रहा है। तो उनके इन शब्दों से कहीं ना कहीं जो गरीब जनता थी, जो कृषक वर्ग था, कृषक वर्ग के नेता थे, उन्हें कहीं ना कहीं से एक ये ऐसा लगा कि कोई ऐसा है जो उनकी बात को आगे बढ़ा सकता है, उन्हें समझ सकता है। जिसकी वजह से राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को, नाम याद रखेंगे 1 नंबर के प्रश्न के लिए, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया। चंपारण आपका बिहार में है, तो बिहार में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने बुलाया। अब चंपारण की समस्या क्या थी, ये आपके 3 नंबर में आ सकता है। समस्या क्या थी चंपारण में, चंपारण में किसानों को नील की खेती करने के लिए जबरदस्ती की जा रही थी। शुरू से जबरदस्ती नहीं थी। होता क्या है, जब हमें कोई चीज आसानी से मिलती है तो हम फटाफट उसको लेना चाहते हैं। जब शुरू में अंग्रेज आए, नील क्या है, जो इंडिगो इज अ डाइंग एजेंट, इट इज यूज एज अ डाइंग एजेंट, कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं रंजक के रूप में। ये ब्लू कलर का होता है, ये पाउडरी स्टेट में होता है। अभी आजकल तो आपके जो केमिकल्स आ रहे हैं वो नहीं, ये पाउडरी स्टेट में डाइंग एजेंट होता है, रंजक होता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता था। उसकी खेती करने से जो जमीन की उर्वरता होती है वो नष्ट होने लगती है और पानी की आवश्यकता भी अधिक होती है। तो फर्टिलिटी ऑफ लैंड भी खत्म हो रही थी, पानी का एक्सट्रैक्शन ज्यादा करता है। शुरू में तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने भारतीयों को नील के उत्पादन के लिए खूब पैसे बांटे, एडवांस देना शुरू किया, पेशगी रकम देनी शुरू करी, तब तो लोगों ने फटाफट ले लिया। अब
जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि इसके उत्पादन से हमारी जमीन पर प्रभाव पड़ रहा है, तब उन्होंने मना करना शुरू कर दिया। अब ये जब मना करने लगे तब इनके ऊपर कोड़े बरसाए जाने लगे, इनको प्रताड़ित किया जाने लगा। तब इन लोगों ने अपनी समस्या अपने नेता राजकुमार शुक्ल से रखी, जिन्होंने गांधी जी को यहाँ बुलाया और इस समस्या का गांधी जी ने जाकर के उचित समाधान किया। तो आपका 1916 में चंपारण आंदोलन हुआ। ये नील की खेती के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसको गांधी जी ने जाकर के समाधान किया। फिर गांधी जी पहुंचते हैं 1918 में अपने राज्य यानी कि गुजरात में पहुंचते हैं। खेड़ा और अहमदाबाद, ये दोनों आंदोलन जो आपके थे, खेड़ा और अहमदाबाद, ये गुजरात में ही होते हैं। ये भी आपके मैप में आता है, 3 नंबर का मैप आता है। तो खेड़ा में क्या किया था इन्होंने, खेड़ा में फसल नष्ट हो गई थी। खेड़ा भी गुजरात में ही है। खेड़ा में फसल नष्ट हो गई थी और ऐसी स्थिति में लोगों के पास देने के लिए पैसे नहीं थे कि वो कर अदा कर सके। अंग्रेजों ने करों में कोई रियायत नहीं करी और इस समय गांधी जी ने क्या करा, खेड़ा पहुंच करके नो टैक्स कैंपेन, खेड़ा में 1918 में जो कि खेड़ा आंदोलन हुआ था, गांधी जी ने नो टैक्स कैंपेन शुरू की। नो टैक्स कैंपेन का मतलब है कर ना देने के लिए आंदोलन। ये किसने शुरू किया था, गांधी जी ने शुरू किया। इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया गांधी जी के पास, इसका कॉन्सेप्ट गांधी जी के पास तिलक से आया था। तिलक का नाम सुना है आप सबने, तिलक का नाम बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने पहले भी नो टैक्स कैंपेन स्टार्ट की थी, कर ना देने के लिए आंदोलन शुरू किया था। तो गांधी जी ने ये कॉन्सेप्ट वहीं से लिया कि सामूहिक रूप से, भाई एक आदमी मना करेगा तो पिटाई लग सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है। अब सामूहिक रूप से लोगों को इकट्ठा किया और सबने क्या किया, एक आंदोलन शुरू किया कि वो कर नहीं देंगे। तो खेड़ा में कर ना देने के लिए लोगों ने आंदोलन किया और कर नहीं दिया। तो इस तरीके से फसल न होने पर लोगों ने कर ना दिया, जिसमें गांधी जी की अगुवाई कह सकते, जिसकी वजह से समस्या का समाधान हो गया। अब नेक्स्ट आपका आता है अहमदाबाद, उसी स्टेट में अहमदाबाद भी। तो अहमदाबाद में क्या समस्या थी, 1918 में सेम ईयर में अहमदाबाद मिल वर्कर और मिल ओनर के बीच में समस्या थी। 1918 में मिल मजदूर और मिल मालिक के बीच में समस्याएं थी, क्योंकि उस समय भी कीमतें बढ़ती चली जा रही थी और जो वर्कर थे वो अपनी वेजेस को बढ़ाने की डिमांड कर रहे थे। अपनी जो दिहाड़ी होती है, मजदूरी होती है, उसको बढ़ाने की डिमांड कर रहे थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच में, वर्कर और ओनर के बीच में रिफ्ट क्रिएट हो गई, एक समस्या जैसी स्थिति बन गई थी। और गांधी जी ने जाकर के वहां पर भी समस्या का समाधान किया। तो हम टाइमलाइन को देखते हैं। सबसे पहले गांधी जी ने क्या किया, चंपारण में जाकर के नील की खेती करने वाले किसानों को सहूलियत प्रदान करी, उनकी कहीं न कहीं राहत दिलवाई। उसके बाद खेड़ा पहुंचे, खेड़ा में जाकर के नो टैक्स कैंपेन स्टार्ट करी। नेक्स्ट उनका स्टेप क्या था, अहमदाबाद में मिल वर्कर और मिल ओनर के बीच में जो रिफ्ट क्रिएट हुई थी उसको भी रिजॉल्व करने का प्रयास किया। फिर हम आते हैं 1919। आप देखेंगे कितना आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं, सब एकदम टाइम लाइन में चल रहा है, एक के बाद एक घटनाएं हैं। तो 1919 में ही एक आता है रॉलेट एक्ट। आज हम आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग तक इस में दिखाएंगे, नेक्स्ट हम बाद में लेंगे। तो आज नेक्स्ट हमारा इसमें है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, इस बिल को हम क्या कहते हैं, काला कानून। काला जहां लग गया मतलब कुछ गड़बड़ है, काला झंडा दिखाया कुछ गड़बड़ है, विरोध। काला कानून का मतलब काला ही विरोध का प्रतीक है, काला रंग अपने आप में विरोध का प्रतीक, काले झंडे दिखाना, काले बैजेस लगाना। तो यहां भी क्या था, जो रॉलेट एक्ट था, ये इस कानून को 1919 में जो कि पारित किया गया था, इसको हिंदुस्तानियों ने काला कानून का नाम दिया। क्योंकि ये कानून क्या था, क्यों कहा इसे काला कानून, इसके तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह होने पर अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल दिया जाता था और उस व्यक्ति के पास कहीं भी अपील, वकील और दलील, इसके लिए क्या कहते हैं, एक ऐसा कानून जिसमें नो अपील, नो वकील एंड नो दलील। वो व्यक्ति कहीं अपील नहीं कर सकता, कोई वकील नहीं कर सकता, कहीं उसकी सुनवाई नहीं होनी थी। इसीलिए इसको काला कानून कहते थे। और क्यों पारित किया गया था, इस रॉलेट एक्ट को 1919 में लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय जो राइज ऑफ नेशनलिज्म हो रहा था, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना बढ़ती जा रही थी, उसको सप्रेस करना था। द मेन पर्पस वाज टू सप्रेस द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की फीलिंग को सप्रेस करने के लिए किसी ने जरा सा मुंह खोला, किसी ने षड्यंत्र किया, फट से उठा उसको जेल में डाल दो। तो इसके पीछे पर्पस सिर्फ यही था कि लोगों को दबाने का, सप्रेस करने के पीछे ऐसा किया गया था। तो
तो इसको काला कानून का नाम भी दिया गया था और जिसकी वजह से लीडर्स को अरेस्ट भी कर लिया जा रहा था। इसी रॉलेट एक्ट की वजह से लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। इसमें नाम आता है एक सैफुद्दीन किचलू का और डॉक्टर सत्यपाल का। इन दोनों लीडर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया था। भारतीय चाहते थे कि अंग्रेज इस काला कानून को अपने वापस ले ले। तो 1919 में आपका रॉलेट एक्ट 1919 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हुई। एक तो आपका रॉलेट एक्ट आया, दूसरा आपका जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग कांड जो था वो भी इसी में हुआ था। तीसरा इसमें हम देखते एक और चीज थी, खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था। तो रॉलेट एक्ट आपका क्या रहा कि रॉलेट एक्ट में किसी भी व्यक्ति को संदेह होने पर गिरफ्तार कर लिया जाता था ताकि वो किसी प्रकार की लोगों को राष्ट्रवाद की भावना न भड़का सके। सेम ईयर में आते 1919 में ही जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था 1919 में। जलियांवाला बाग भी आपका मैप में आता है। जलियांवाला बाग कहाँ है आपका? अमृतसर में। तो ये अमृतसर में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब क्या था जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग एक आपका जगह है जो कि अमृतसर में है और पंजाब के अमृतसर जगह में है। उस समय 13 अप्रैल के दिन हुआ था। तो 13 अप्रैल को आप जानते हैं हर साल बैसाखी का दिन होता है। वहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। बैसाखी पर्व को मनाने के लिए शांतिपूर्ण मीटिंग थी वहां पे। विदाउट आर्म्स एंड अम्युनिशन पीपल वर गैदर्ड देयर टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल, बैसाखी फेस्टिवल। सब इकट्ठा हुए थे। लेकिन उसी समय क्या हुआ, उस जो जलियांवाला बाग पार्क था सब वहां पे एक साथ थे और वो जो पार्क आपका बाग जलियांवाला बाग बना हुआ आज भी है वहां पे, बल्कि एक बना दिया गया है, एक स्मृति स्थल जैसा बना दिया गया है। उस पार्क का जो गेट था वो बहुत एक ही, पहली बात तो सिंगल एंट्रेंस था, दूसरी बात वो छोटा था। अब वहां बहुत भारी संख्या में लोग एकत्र हो गए आकर के। उसी समय जनरल डायर आते हैं। जनरल ओ डायर थे। जनरल ओ डायर ने क्या किया, ही ऑर्डर टू ओपन द फायर। उन्होंने गोलियां चलाने के आदेश दे दिए। पर्पस क्या था? उन्होंने सिर्फ उसका पर्पस था टू क्रिएट द टेरर इन द हार्ट इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। भारतीयों के दिलो दिमाग में एक दहशत को पैदा करना चाहते थे। सिर्फ इसीलिए उन्होंने गोली चलाने के आदेश दे दिए। जब गोलियां एकदम से चलने लगी, आप तैयार नहीं हो किसी काम के लिए, तो क्या होगा? लोगों में भगदड़ मच गई। स्टैम्पीड वाज देयर। पीपल स्टार्टेड रशिंग हियर एंड देयर। दे वर रनिंग हियर एंड देयर। देयर वाज अ वेल इनसाइड द बाग आल्सो। एक कुआं था। सम ऑफ देम जम्प्ड इनटू द वेल जस्ट टू सेव देयर लाइफ। कुछ ने क्या किया, अपनी लाइफ को बचाने के लिए, जान को बचाने के लिए कुएं में कूद गए। लेकिन क्या हुआ? मर गए। कुछ तो क्या हुआ, गोलियों से मर गए। कुछ भगदड़ जब होती तो स्टैम्पीड, कुचल करके मर गए। तो कुल मिलाकर के ये जो घटना थी, इसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते। इस घटना के बाद से लोगों को बहुत अधिक कष्ट पहुंचा। इवन गांधी जी को भी जलियांवाला बाग जो घटना थी, इसके बाद गांधी जी का अंग्रेजी सरकार में से पूरा विश्वास उठ गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव जी ने कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपने नाइटहुड का टाइटल इस घटना के बाद वापस लौटा दिया था। नाइटहुड का टाइटल जो कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, उस टाइटल को उन्होंने वापस कर दिया। गांधी जी भी इस घटना के बाद से बहुत अधिक दुखी हुए। तो ये तो आपने घटनाएं देखी कि गांधी जी के आने के बाद वन आफ्टर अनदर क्या क्या इंसिडेंट्स हुए। 1915 में गांधी जी की वापसी होती है। फिर 1916 में आप देखते हैं चंपारण होता है नील की खेती के खिलाफ। फिर आपने करा नेक्स्ट 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है और उसके बाद आपका अहमदाबाद है। 1919 में रॉलेट एक्ट था जिसे काला कानून कहा जाता था और 1919 में जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था। नेक्स्ट आपका आता है गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया प्रथम बड़ा जन आंदोलन। वो था 1920 का असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला बड़ा जन आंदोलन था। जन आंदोलन क्यों कहते हैं इसको? 1920 के आंदोलन को जन आंदोलन कहा जाता है क्योंकि पहली बार इतनी लार्ज स्केल पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसके पहले जो मूवमेंट्स होते थे उसमें इतनी अधिक संख्या में लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे। उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन लिमिटेड होता था। आपको पता है नेशनल मूवमेंट जब हुआ तो पहले ये मॉडरेट्स के हाथ में था, फिर एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में आया, लेकिन तब तक भी क्या रहा, कुछ लोगों के हाथ में लिमिटेड रहा। क्यों लिमिटेड रहा? क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों के द्वारा इसको लीड किया जा रहा था। जब ये गांधी जी के हाथ में आया, इट बिकेम अ मास मूवमेंट। उसमें एडुकेटेड, अनएडुकेटेड, मैन, विमेन, दे ऑल पार्टिसिपेटेड। महिलाओं तक ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये एक जन आंदोलन बन गया। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मीन्स नॉट टू कोऑपरेट ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए कहा गया था।
तो गांधी जी के कहने पे एक असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। इसके बहुत सारे कॉजेस है। आज की वीडियो में हम आपको यहीं तक बताएंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे क्यों वापस लिया गया और इसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार हम फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आपने पढ़ा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय अंग्रेजों से असंतुष्ट क्यों हो गए थे। उसमें पहला पॉइंट आपका क्या था? महामारी फैलने पर अंग्रेजों के द्वारा कोई सहानुभूतिपूर्ण रवैया का न दिखाया जाना, कीमतों में बढ़ोतरी होने पर भी कोई रियायत ना दिया जाना, फसलों के नष्ट होने पर भी करों में कोई छूट ना दिया जाना, साथ ही साथ अतिरिक्त करों की में वृद्धि कर दी गई थी और लोगों की सेना में जबरन भर्ती की जा रही थी। ये वो कारण थे जिसकी वजह से भारतीय संतुष्ट हो गए थे अंग्रेजों से। कब? विश्व युद्ध के दौरान। फिर हमने गांधी जी के बारे में बात करी कि गांधी जी जो कि 1915 जो कि ब्रिटेन भी गए थे पढ़ने के लिए, फिर 1915 में वापस आते साउथ अफ्रीका से। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने एक के बाद एक अपने आंदोलन की, सबसे पहले उसमें चंपारण था, फिर खेड़ा था, फिर आपका अहमदाबाद था। फिर किस तरीके से उन्होंने रॉयट एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और उसके बाद इनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हमने बात करी कि किस तरीके से असहयोग आंदोलन को शुरू करने का उन्होंने आह्वान किया और लोगों का पूरा सपोर्ट इन्हें मिला। लेकिन इससे क्या कारण हुए जिसकी वजह से उन्होंने अपने आंदोलन को सस्पेंड कर दिया विदाउट एनी अल्टीमेटम, इमीडिएटली सस्पेंडेड बाय गांधी जी 1922। सो दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट video. Okay, thank you.